देखो, हम क्या कह सकते हैं, वेन एवर कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, तो जो चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स है, ये फोर्स रहेगा Q इंटू ई प्लस वी बार क्रॉस बी बार। बट अब कंडक्टर स्टेशनरी, तो उसको अंदर के चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, सो चार्जेस अगर स्टेशनरी है तो V क्रॉस B, इसके कारण ये फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कंडक्टर स्टेशनरी है तो उसके अंदर के चार्जेस रेस्ट पर रहेंगे। सो फिर हम कहोगे कि ये चार्ज की मोशन जो हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स Q इंटू ई, दिस Q इंटू ई। पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहां से? तो तो फिर हमने कहा, हमें कहना पड़ेगा वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है। क्या सही है क्या? हम कहेंगे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना चाहिए, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड is different compared to electric field produced by charges। ठीक है, स्टेशनरी चार्ज ने प्रोड्यूस की हुई इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस की हुई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफरेंट। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं हम, मूविंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है तो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वो तो ऑब्वियस, वो तो हम आसानी से प्रूव कर पा रहे हैं। इफ कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, तो ऑब्वियसली देयर इज रिलेटिव चेंज, और अगर रिलेटिव चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर हमने क्या कहा, नाउ द कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, एंड इन सच केसेस कंडक्टर पर या चार्जेस के ऊपर लगने वाला फोर्स रहेगा Q इंटू ई बार प्लस वी बार क्रॉस बी बार। अब कंडक्टर इज स्टेशनरी, सो कंडक्टर के अंदर के चार्जेस की वेलोसिटी जीरो। यहाँ पर ये कंडक्टर मूव कर रहा था इसलिए उनकी वेलोसिटी v थी। अब कंडक्टर इज स्टेशनरी इसलिए उसके अंदर के चार्जेस की वेलोसिटी v जीरो, सो जीरो क्रॉस बी विल बी जीरो। सो चार्जेस के ऊपर लगने वाला फोर्स Q इंटू ई। सो जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी होती है और ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ चार्जेस इज क्यू इंटू ई बार, या दिस इज द ओनली फोर्स अवेलेबल फॉर मोशन ऑफ चार्जेस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से जनरेट हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ईएमएफ रहेगा। और इसलिए हम कहते हैं कि जिस प्रकार से स्टेशनरी एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, या स्टेशनरी की जगह स्टेडी एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर की मोशन होने से ईएमएफ जनरेट होता है, वैसे कंडक्टर अगर स्टेशनरी है तो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड होने से भी ईएमएफ जनरेट होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो वही लिखा है हमने, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एक्चुअली फैराडे के लॉ ने क्या किया, फैराडे ने कहा
इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड. जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो वो आजू बाजू में कोई अगर मैग्नेट है तो उसके ऊपर फोर्स लगाता है. ठीक है. करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और आजू बाजू में कहीं दूसरा मैग्नेट होगा तो उसके ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट करेगा. सो मतलब क्या, मूविंग चार्जेस, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये मैग्नेट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है. तो सिमिलरली अ बार मैग्नेट इन मोशन, जो हमने पहले दिन एक्सपेरिमेंट लिखे थे, बार मैग्नेट इन मोशन कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्ज. बार मैग्नेट की मोशन होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी. सो फैराडे ने ये इंटरेस्टिंग चीज कर दी, उसने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को जोड़ दिया. देखो क्या कह रहे हैं हम. सही है. क्या कहा? अ करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज मूविंग चार्जेस. करंट है मतलब चार्जेस मोशन में है. दैट इज मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. और ऑब्वियसली ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई स्टेशनरी मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. सिमिलरली अ मूविंग मैग्नेट moving magnet can exert force on stationary charge ठीक है. जिस प्रकार से मूविंग चार्ज स्टेशनरी मैग्नेट पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वैसे ही मूविंग मैग्नेट स्टेशनरी चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. फैराडे ने इस प्रकार से मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ दिया. ठीक है. सो ये एक्चुअली फैराडे के लॉ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. ओके चलो यहां से आगे जाते हैं. अब ये सब में ऑब्वियसली द फंडामेंटल प्रिंसिपल विच इज यूज्ड विच शुड बी वैलिड एवरीवेयर, विच इज प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. सो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पावर अगर होगी, उसका एनर्जी कंसिडरेशन से एनालिसिस करना ये बहुत बहुत जरूरी है. सो देखो हम कहेंगे इफ E is induced EMF, R ये हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, एंड I is induced करंट. सो हम आराम से कह सकते हैं
आई इक्वल टू ई बाय आर। ठीक है, बट इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है? अभी हमने मोशनल ईएमएफ के थ्रू निकाला है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज बीएलवी अपॉन आर। और अगर ऐसा है तो पावर कितनी रहेगी? सर पावर रहती है v इंटू आई। देखो पावर रहती है v इंटू आई, या v को मैं आई आर लिख सकता हूँ, तो दिस इज आई स्क्वेयर आर। आई स्क्वेयर आर अगर लिखूंगा मैं तो ये आ जाएगा बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर। ये रिलेशन बन जाएगा क्या बन जाएगा ये रिलेशन? बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन आर। दिस इज पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब देखो, क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि देखो whenever there is magnetic field, ये जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इन मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस फोर्स। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? F इक्वल टू आई इंटू एल बी। ठीक है, अब एल इज लेंथ, कंडक्टर की लेंथ है, और बी ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखो ये हमारी इसके पहले वाली डायग्राम है। एल और बी के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से थी, और एल करंट के डायरेक्शन में रहेगी। सो एल ये इस डायरेक्शन में रहने वाली है, और बी उसको परपेंडिकुलर है। तो ये जो साइन थीटा आने वाला है यहाँ पर, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। सही है, साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो फोर्स एक्सपीरियंस विल बी आई एल बी। क्या सही है? पर क्या मैं यहाँ पर करंट की वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या? करंट तो इतना ही फ्लो हो रहा है ना। सो ये आ जाएगा बी एल वी अपॉन आर, करंट की वैल्यू पुट की, इंटू एल इंटू बी। सो ये आ जाएगा बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी अपॉन आर। बट अब आपको पता है पावर क्या होती है? सर पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। सही है, अगर ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके पहले के फिगर के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। सो यहाँ पर फोर्स इंटू वेलोसिटी अगर हम करते हैं तो इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये पावर आ जाएगी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन आर। क्या सही है? इज इट क्लियर? सो देखो, दोनों पावर के रिलेशन फ्रॉम 1 and 2 आर सेम। क्या सही है? इज इट क्लियर? सो देखो हमारा कहना क्या है, जरा समझ लो इसे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसमें ये हमारा कंडक्टर है, इसको अलग से देते हैं। और इस कंडक्टर की मोशन हो रही है विथ वेलोसिटी v।
ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ये V की वैल्यू है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें पता है मोशनल ईएमएफ जनरेट होने वाला है जो रहेगा BLV, और उसके कारण यहाँ पर करंट फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होने वाला है सर? ये करंट रहेगा EMF अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, ये पूरा कॉइल का जो रेजिस्टेंस रहेगा, और I की वैल्यू आ जाएगी BLV अपॉन R। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब देखो, अब हम क्या कह रहे, पर इन मैग्नेटिक फील्ड ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगेगा। अब देखो, हाँ सिर्फ ध्यान में रखना, ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? ILB ये फोर्स रहेगा। I और L ये करंट के डायरेक्शन में है। ठीक है, ये I L क्रॉस B ऐसा आप लिखते हो इसे, इस फोर्स को, और L की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है। सो जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारा करंट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, फोर्स की अगर डायरेक्शन हम निकालते हैं चार्ज के ऊपर लगने वाला V क्रॉस B, तो देखो ये V इधर है, B इनसाइड है। सो V क्रॉस B करते हैं तो ये चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस नीचे जाएंगे। सो करंट की डायरेक्शन नीचे है, मतलब ये चार्जेस की मोशन हम जो कंसीडर कर रहे हैं इस फील्ड में, एल क्रॉस बी के केस में करंट के डायरेक्शन में मूव होने वाले चार्जेस के बारे में हम बात करते हैं, वो नीचे जा रहे हैं। और फिर यहाँ पर अगर हम एल क्रॉस बी करते हैं तो आपको ध्यान में आएगा ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये फोर्स विच इज बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट मोशन ऑफ दिस चार्जेस, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है राइट साइड में। कितना लगेगा? तो ये ILB, एल और बी के डायरेक्शन में, बी अंदर है बोर्ड के अंदर, ये एल की डायरेक्शन हो गई, ये बी की डायरेक्शन है। सो एल क्रॉस बी अगर करते हैं, ये इधर करता हूं मैं, ये एल, ये बोर्ड के अंदर बी, एल क्रॉस बी अगर करते हैं तो ये फोर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड रहने वाला है। सो वो ये फोर्स एक्चुअली इस वेलोसिटी को अपोज करेगा। ठीक है, इसके मोशन को अपोज करेगा। इसके अगेंस्ट अगर आप इसकी मोशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये जो फोर्स रहेगा ये ILB, आई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं BLV अपॉन आर इंटू LB, तो ये आ जाएगा B²L²V अपॉन आर। ठीक है, सो इस कंडक्टर पर ये फोर्स लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो और इसकी वेलोसिटी या इसकी मोशन कर रहे हो, तो जो कोई भी पावर आपको खर्चा करनी है, क्योंकि आपको ये फोर्स लगाना पड़ेगा, अपो करंट फ्लो होने के कारण इस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स इज टुवर्ड्स राइट, उसके अगेंस्ट आप इसकी वेलोसिटी, इसकी मोशन कंटिन्यू करते हो टुवर्ड्स लेफ्ट, तो आपको इतना फोर्स बाहर से लगाना पड़ेगा, और इतनी पावर P इक्वल टू F इंटू V ये कंटिन्यूसली देनी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी B²L²V² अपॉन आर। ये पावर आप दे रहे हो, ये वर्क आप कर रहे हो, ये वर्क जाएगा कहाँ पर? तो आपको पता है P इक्वल टू V इंटू आई, ये इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में हम लिख रहे हैं। V को मैं I इंटू आर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा I²R। सो ये पावर आ जाएगी B²L²V² अपॉन आर। सो जितनी पावर हम दे रहे हैं, जितना वर्क हम कर रहे हैं, वही इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर करके मैनिफेस्ट हो रहा है। और आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा, दिस I²R इज नथिंग बट हीट जनरेटेड। सो जब कभी भी आप एक कंडक्टर की मोशन करोगे, अगर इसकी मोशन नहीं हो रही है, दिस कंडक्टर इज स्टेशनरी, तो BLV, ये V की वैल्यू 0, EMF जनरेट नहीं हो रहा है, करंट नहीं है, करंट नहीं है तो ये अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो ये सब झंझट ही नहीं है।
अगर आप इस कंडक्टर की मोशन कर रहे हो तो तुरंत यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ के कारण करंट जनरेट होगा, इस करंट के कारण ही अपोजिंग फोर्स लग रहा है। इसके अगेंस्ट अगर आप स्टिल इस कंडक्टर की आगे मोशन करते हो टुवर्ड्स लेफ्ट, तो आपको कंटिन्यूअसली इस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, आपको पावर स्पेंड करनी पड़ेगी। यही पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी करके इस सर्किट में दिखाई, इलेक्ट्रिकल पावर करके इस सर्किट में दिखाई देगी, एंड यही इलेक्ट्रिकल पावर विल डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट, जूल्स लॉ, आई स्क्वायर आर टी, एनर्जी आई स्क्वायर आर टी, पावर आई स्क्वायर आर। क्या आया क्या ध्यान में एनर्जी का रिलेशन? यस पक्का? यस ठीक है। सो देखो अभी क्या हो रहा है, अभी तक हम जो सब पढ़े हैं वो सभी चीजें लिंक हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ जूल्स लॉ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा हुआ लोरेंट्ज फोर्स, और अभी हम फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ये तीनों को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या सही है? यस तो यहाँ पर अभी अभी हम लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी which was needed to move the arm PQ is converted to electrical energy and then dissipated in the form of thermal energy। और साथ ही साथ हम लिखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, डी फाइव बी अपॉन डी टी। बट यही इंड्यूस्ड ईएमएफ ये रहेगा आई इंटू आर। और क्या मैं इस आई को डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकता हूं? दोनों रिलेशन को जरा देखो तो, dt dt अगर चले जाते हैं तो आपको ध्यान में आ जाएगा डी फाइव बी इक्वल टू डी क्यू इंटू आर, और चार्ज डी क्यू इक्वल टू डी फाइव बी अपॉन आर। सो चार्ज एंड फ्लक्स आर रिलेटेड। ठीक है, चार्ज एंड फ्लक्स आर रिलेटेड। इस प्रकार से हम ये मोशनल ईएमएफ या सर्किट का हमारा एनालिसिस और साथ ही साथ एनर्जी कन्वर्जन किस प्रकार से हो रहा है ये समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से और थोड़ा आगे जाते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो जितना काम का है उतना ही प्रॉब्लमेटिक है। इट इज अबाउट एडी करंट्स। अब ये एडी करंट्स के बारे में बात करेंगे तो जस्ट आपको एग्जाम्पल करके एक चीज पूछता हूँ। जब कभी भी किसी रोड पर कोई कार बड़े तेजी से जाती है तो कार जाने के बाद क्या होता है? ये वो रोड है जहां पर छोटी छोटी प्लास्टिक के रैपर्स या कचरा, कागज, झाड़ के पत्ते ऐसे गिरे हुए हैं। क्या होता है जब कार जोर से जाती है वहां से? तो क्या ये नीचे का कचरा हवा में उड़ता है?
यस सर। क्यों उड़ता है? Yes. नीचे से तो कोई उसको हवा में उठाता नहीं है, ऐसा क्यों होता है फिर? तो वहां पर एडीज फॉर्म होती है। क्या होता है? एडीज फॉर्म होती है। इवन कभी किसी रिवर में यहाँ पर कहीं पर ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यूअसली पानी आ रहा है, ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ का भी पानी इधर चला जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ पर इस प्रकार से भंवरे फॉर्म होते हैं। होता है क्या? ये गोल गोल घूमने लगता है यहाँ पर, Yes, sir. ठीक है। या अब ये सेम पैटर्न आप यहाँ पर, यहाँ का पानी भी गोल गोल घूमते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर तो डायरेक्टली जाकर टकराएगा, ये एडीज एक्चुअली ये टकराएगा यहाँ पर, ये यहाँ से इधर जो जाएगा ना, यहाँ पर एडीज फॉर्म हो गई। ठीक है। सो ऐसे गोल गोल घूमने वाला, उसी जगह पर घूमने वाला, जिसको अपन पानी के केस में भंवरा कहते हैं, ठीक है। या कार चली गई तो कार के पीछे ऐसा हुआ। सो ये वहां के वहां जो कचरा घूम रहा था, ऐसे वहां के वहां घूमने वाली मोशन, ये फॉर्म होना, इसको एडी फॉर्म होना कहते हैं। ऐसा अगर पानी का करंट रहेगा तो उसे भी पानी में एडीज फॉर्म हुआ है ऐसा कहेंगे। एक्चुअली ऐसा करंट होगा जो अपनी डायरेक्शन इस प्रकार से बदलता है, तो उसको एडी करंट कहेंगे। सर ये इसका अब ये करंट के साथ क्या रिलेशन है, तो देखो उसको समझ लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है, देयर इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हमारे कंडक्टर की मोशन हो रही है, ठीक है। ये इधर आ सकता है कंडक्टर फिर, ये इसके अंदर रहेगा और इसके बाद फिर बाहर निकल जाएगा, ऐसा करते हैं। ठीक है। अब एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल दिखाना चाहिए। एक सेकंड, मैं कोशिश करता हूँ अपन उसको दिखा पाते हैं क्या। और अब इसके अंदर से अगर इसकी ऐसी मोशन चल रही है अंदर बाहर, ठीक है। अब आपको ध्यान में आएगा कि सर मैं दोनों डायग्राम रखता हूँ,
ये नॉर्थ पोल रहेगा, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कंटिन्यूअसली इस प्रकार की लाइंस रहेंगी। ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर रहेगी नॉर्थ टू साउथ। अब देखो क्या होने वाला है, एवरी टाइम जब ये कंडक्टर ये टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा, क्या होगा, इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। और जब ये बाहर जाएगा तब इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। मतलब जैसे ये अगर टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है तो इट इज एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, और जब ये यहां से बाहर निकल रहा है इट इज मूविंग आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो अब क्या हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली जब इसके ऑसिलेशंस चालू रहेंगे इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होने लगेगी। सो देखो क्या होगा, इस पोजीशन ए पर, इस पोजीशन ए पर इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स पहले 0 था, जब ये अंदर आ रहा है तो ये बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो हमने लेंज लॉ पढ़ा है, इसके अंदर करंट इस प्रकार से तैयार होगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से रहेगी। क्या सही है? ठीक है, अब ये इसके अंदर आ गया, अब ये यहां से बाहर जा रहा है। सो यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में था, बाहर जा रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है। अब करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी कि जो जिस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड है उस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। मतलब होगा क्या, यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज अंदर आया, बाहर जा रहा है करंट क्लॉकवाइज। सो इस कंडक्टर के अंदर के करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और होगा क्या, दिस इज कंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगा इन करंट, इस करंट के लिए, और इसके कारण आई स्क्वेयर आर टी ये इस प्रकार से बहुत ज्यादा हीट यहाँ पर जनरेट होगी, विच इज डिसएडवांटेजियस। और इसलिए आपको ये एडी करंट के थ्रू जो हीट जनरेट हो रही है उसको कम करना पड़ेगा। दो चीजें आपको करनी पड़ेगी, आइदर इस जनरेट होने वाले हीट को डेसिपेट करने की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, या समहाउ कैन वी रिड्यूस दिस करंट। तो इसलिए आप देखोगे दो प्रकार की अरेंजमेंट यूज होती है। एक, अगर ऐसा कोई ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक के अंदर आप इस प्रकार से जैसे आपका कॉम्ब होता है ना वैसे अरेंजमेंट कर देते हो। सो इसके कारण क्या हुआ, ये एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए। डिस्कनेक्ट जैसे ही हो गए इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो जनरेट होने वाला करंट कम हो जाएगा, और इसलिए आई स्क्वेयर वाला जो पार्ट है वो कम हो जाएगा, यहाँ पर हीट जनरेशन कम होगी। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आप यहाँ पर जनरेट होने वाले हीट को कम करते हो। ठीक है, ऐसा कहाँ पर करने की जरूरत रहती है, तो जहां जहां इस प्रकार से वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर है। ऐसा होता है हमारे सोलेनॉइड में, हमारे मोटर में होता है। ठीक है, वो सोलेनॉइड के अंदर भी ये हमारा सोलेनॉइड रहेगा, और इसके ऊपर
इस प्रकार से हमारा वाइंडिंग है। अब करंट अगर चेंज होता है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और हमने तो लास्ट चैप्टर में पढ़ा है इस सोलेनॉइड के थ्रू और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हम इसके अंदर सॉफ्ट आयन कोर रखते हैं। एसी करंट है, करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है। अगर इस प्रकार से करंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगी। मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के साथ वेरी हुई तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रही है तो हम देखते हैं इसके अंदर एडीज जनरेट होते हैं। तो आप ऐसे जगह पर फिर कोई कंटिन्यूअस मटेरियल ना रखते हुए, जैसे अपना पर्क होता है या क्रीम का बिस्किट होता है, तो वैसे प्लेट्स और उसके बीच में लैमिनेशन करके रखा जाएगा। उसको कहते हैं लैमिनेटेड कोर। इनडायरेक्टली ये एडीज को जनरेट होने के लिए आप जनरेट तो होंगे, ज्यादा करंट जनरेट होने को आप अपोजिशन जनरेट करते हो। जो एडिशनल ज्यादा करंट जनरेट हो रहा है उसको हमने अपोजिशन जनरेट किया। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से लैमिनेटेड कोर हम यूज करेंगे। पर सर फिर ये एडी करंट इस प्रकार से डिसएडवांटेजियस ही है क्या हमेशा? नहीं, इस प्रकार से ये डिसएडवांटेजेस नहीं है। समटाइम्स दे आर एडवांटेजियस। सर किस प्रकार से? सो देखो, देयर आर सम एप्लीकेशन वेयर दिस एडी करंट्स आर एडवांटेजियस। इसका पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक ब्रेकिंग सेंट्रेन। एक है अपने नॉर्मल ब्रेक्स, पर आपको पता है नॉर्मल ब्रेक के केस में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है और उसके कारण बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। ठीक है, अब मैग्नेटिक ब्रेकिंग में आप क्या करते हो, वी यूज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। टिपिकली ये जो बुलेट ट्रेन वगैरह जो आप कहते हो ना, ऐसे ट्रेन्स में हम इसे यूज करेंगे। सो व्हेन strong electromagnets situated about the rail are activated, eddy currents are formed, which opposes motion of train। जो ट्रेन की मोशन अपोज करेंगे। सर ऐसे कैसे? सो देखो, ये कंडक्टर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जब ये अंदर जाएगा तो यहाँ पर इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज करंट तैयार होगा। अब ये करंट तैयार होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या करेगी? सर वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रही है वो इसके मोशन को रिटार्ड करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली इनका पर्पस क्या है? ये जो हमने लेंस लॉ पढ़ा, वो क्या करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जिसके कारण ये ईएमएफ जनरेट हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, और इस कारण यहाँ पर डैम्पिंग इफेक्ट होगा। डैम्पिंग मतलब मोशन को अपोज किया जाएगा इस कंडक्टर के।
ठीक है। सो देखो क्या होगा, ये रेल जो है इसके ऊपर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेंगे उनको एक्टिवेट करने के कारण वहां पर एडी फॉर्म हो गए, और ये एडी करंट फॉर्म होने के कारण क्या होगा, ये रेल की मोशन अपोज करेंगे। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन या कोई भी मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं है, और इसके कारण ये ब्रेकिंग बड़ा स्मूथ रहेगा। ठीक है। दूसरा एडवांटेज है इसका, जिस वर्ड को अभी हमने यूज किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इन गैल्वेनोमीटर core made from non-magnetic material is used. ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर में भी मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारे कंडक्टर की रोटेशन होती है। गैल्वेनोमीटर में कंडक्टर हमारा रोटेट होता है, कॉइल रोटेट होता है। सो व्हेन कॉइल rotates, it oscillates before coming to rest. रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा, वो रिस्टोरिंग टॉर्क और ये रोटेशनल के कारण जो ये मैग्नेटिज्म के कारण जो टॉर्क है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश करेंगे, वो ऑसिलेट होगा। अब ये बहुत ज्यादा ऑसिलेट होता है। इसके ऑसिलेशन डैम करने के लिए इसके ऑसिलेशन डैम करने के लिए इस प्रकार से ये एडी करंट जनरेटेड इन दिस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आर यूजफुल। ठीक है। फिर तीसरा इसका एडवांटेज है इंडक्शन फर्नेस। देखो जो एडी करंट जनरेट हो रहे हैं, जैसे हमने इसके पहले कहा कि रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगा तो करंट बहुत ज्यादा रहेगा। ये करंट जितना ज्यादा उतनी हीट यहाँ पर जनरेट होगी अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। और फिर इंडक्शन फर्नेस में आप इसको यूज करते हो मेटल्स मेल्ट करने के लिए। ठीक है। और फिर है इलेक्ट्रिकल पावर मीटर। हमारे घर में आजकल जो मीटर आ रहे हैं वहां पर ये इलेक्ट्रिक पावर मीटर में हम इन एडी करंट का एप्लीकेशन यूज करते हैं। ठीक है। सो ये हमारे एडी करंट के एप्लीकेशन है। सो विद दिस वी विल स्टॉप टुडे।